नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बड़ी खबर में 3 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बंगाल चुनाव से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 100 दिनों के काम में बंगाल देश में नंबर 1 है। टीएमसी सरकार ने जो काम किया है उसकी पूरी दुनिया में तारीफ की है। 47 लाख परिवार को नल का पानी पहुंचाया गया है। राज्य में 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम बेरोजगारों को कम करेंगे और बेरोजगारी को भी कम करेंगे। 1 साल में 5 लाख जॉब के अवसर तैयार करेंगे। राज्य में 10 लाख MSME यूनिट लगाए जाएंगे। डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत होगी। कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी योजना को जारी रखा जाएगा। सामान्य जाति के हर परिवार को हर महीने 500 रुपये, अनुसूचित जाति और सब कास्ट के परिवार को 1000 रुपये दिए जाएंगे। विधवा महिलाओं को मई से 1000 रुपये दिए जाएंगे। हर साल 4 महीने द्वारे सरकार योजना चलती रहेगी। राज्य के हर परिवार की न्यूनतम कमाई को सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में राज्य में लोगों की कमाई दोगुनी हुई है। छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लाया जाएगा। 68 लाख किसानों को मदद दी जाएगी। और वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जो भी उल्टा सीधा कर रही है इसके खिलाफ हम पॉलिटिकली फाइट करेंगे। योगी से भोगी सब आ रहे हैं, उनके जितने भी लीडर्स आ रहे हैं आने दो। 2021 का स्लोगन है खेला होबे जीतते होबे। खेल 27 मार्च से शुरू होगा। हर जिले में खेल होगा और जंगल महल में ही बीजेपी को पहला धक्का मिलेगा। এটা হচ্ছে যে এমনিতে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এগুলো তো সব পাচ্ছে, কিন্তু তাদের একটা মাসিক আয় সুনিশ্চিত করবার জন্য এটা চাকরি বাকরি করে বা কিছু নেই, এমনি সবাই পাবে। এবং জেনারেল কাস্টের জন্য এটা 500, আর শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, আদিবাসী ও ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের জন্য এটা হচ্ছে 1000। I don't think it will be the moral code of conduct because there are so many outgoing projects. When Duare Sarkar project is being set up, that time it was our decision, but it was not implemented. That's why I said that. ममता बनर्जी के घोषणा पत्र में राहत, रोजगार और राशन, आज सब कुछ दिया गया है। जिसकी जनता को जरूरत थी वो सब कुछ दिया गया है। तमाम वादों का पुलिंदा आज ममता बनर्जी के घोषणा पत्र से निकलकर बाहर आया है। जिसकी उम्मीद लगाए बैठी बंगाल की जनता थी, तो जिसकी उम्मीद लगाए बैठी बंगाल की जनता थी, आज वो तमाम वादे ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। चाहे वो बेरोजगारों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, या फिर किसानों को लेकर हो, विधवा को लेकर हो, या फिर महिलाओं को लेकर हो, तमाम वादों की झड़ी आज ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि केंद्र सरकार हो या फिर बीजेपी की अन्य राज्यों की सरकारें हों, जितने भी घोषणा पत्र में वादे किए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है, उनको लागू नहीं किया जाता है, उन पर काम नहीं किया जाता है, या तो शुरू ही नहीं किया जाता है या फिर अधर में लटका दिया जाता है। लेकिन बंगाल की जनता जो चाहती है ममता बनर्जी उस जनता को वो सब कुछ देंगी। ममता के घोषणा पत्र में राशन, रोजगार और राहत सब कुछ देखने को मिला। और डिबेट की शुरुआत करेंगे उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। कैप्टन सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, कैप्टन सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। कल मीडिया को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर। सुबह 11:30 बजे मीडिया से रूबरू होंगे सीएम अमरिंदर। 4 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार की उपलब्धियां मुख्यमंत्री गिनाएंगे। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 4 साल कैप्टन सरकार को हो चुके हैं। कल सीएम खुद अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे सीएम खुद। तकरीबन 11:30 बजे मीडिया से रूबरू होंगे और 4 सालों का जो कार्यकाल है, 4 सालों में जो सरकार की तरफ से पंजाब की जनता के लिए कामकाज किए गए हैं और सबका ब्यौरा कल को रखा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आपके सामने। कैप्टन सरकार को 4 साल का वक्त गुजर चुका है। 4 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में सीएम अमरिंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। 4 सालों में जो कामकाज पंजाब सरकार में किए गए हैं, जनता के लिए क्या काम किया गया है,
युवाओं के लिए क्या काम किया गया है, महिलाओं के लिए क्या काम किया गया है, किसानों को क्या मिला है इस सरकार से इन 4 सालों में, वो सभी कामकाज कल को सीएम खुद गिनाएंगे मीडिया को संबोधित करते हुए। बड़ी खबर आपके सामने पंजाब से। पंजाब सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, कैप्टन सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। मीडिया को संबोधित खुद मुख्यमंत्री करेंगे और अपनी 4 सालों की उपलब्धियां गिनाएंगे। जगतार सिंह भुल्लर सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं। जगतार जी, 4 साल का वक्त गुजर चुका है कैप्टन सरकार को और सीएम खुद इसकी उपलब्धियां गिनाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले पंजाब सरकार में जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट की जो अचीवमेंट थी, प्राप्ति थी, वो पंजाब की जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखे थे कि उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन अब ये सरकार की इसे फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल सकते, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल मीडिया के सामने अपने सरकार की 4 साल की जो अचीवमेंट है उनका खुलासा करेंगे कि इन 4 सालों में सरकार ने क्या क्या किया, जो पार्टी ने जनता के साथ वादे किए थे उनमें वादे कितने पूरे और कितने अभी बाकी हैं, और इस साल सरकार का एजेंडा क्या है। तो ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं। वो अपनी प्राप्ति भी बताएंगे 4 सालों में क्या की, और अगले एजेंडे उसके बारे में जिक्र करेंगे। और निश्चित तौर पे साथ के साथ और सवाल हो सकते हैं कि चाहे कृषि बिल हो उस मसले को लेकर सवाल हो सकते हैं, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की चाय पे चर्चा होनी, उसके जवाब देंगे। बहुत सारे मुद्दे हो गए, बहुत सारे सवाल हो गए। उन सवालों का और मुद्दों का जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह कल 11 बजे चंडीगढ़ मीडिया के सामने अपना जवाब देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे का एजेंडा क्या होगा ये भी कैप्टन अमरिंदर खुद जनता के सामने रखेंगे, और हो सकता है किसानों को लेकर जो सवाल जवाब किए जाएं वो भी जवाब सीएम खुद देंगे। बड़ी खबर पंजाब से आपके सामने। सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। नेहा शालिनी दुआ बीजेपी का पक्ष रखेंगी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल सुमित मेहरोत्रा जी आपसे होगा, क्योंकि टीएमसी के घोषणा पत्र में तो रोजगार से लेकर किसानों तक और तमाम राहत की चीजें आज बड़ी घोषणाएं की गई हैं, आपका रिएक्शन चाहिए पहले। काजल जी, जिस तरीके से आज माननीय ममता दीदी ने अपना घोषणा पत्र रखा है तो वो पहले भी कर चुकी हैं जनता के लिए काम, और जो अब आया है तीसरी बार जो हमारा घोषणा पत्र आया है ये भी पूरा होगा। पर भारतीय जनता पार्टी जो भी घोषणा पत्र अपने लेकर के आती है वो पूरे नहीं होते। 7 साल हो गए हैं, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी हैं आज तक। तो इनके झूठे वादे जनता जान चुकी है। बंगाल की इन्हें विदा करेगी। 2 मई को पूर्ण बहुमत के साथ टीएमसी की सरकार बनेगी। ठीक है नेहा जी, आपका रिएक्शन। रोजगार, राशन, राहत सब कुछ है टीएमसी के घोषणा पत्र में। जी 10 साल से ममता दीदी जो है वो वहाँ रोजगार तो दे नहीं पाई, तभी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार रखा है। देखिए, हमने अगर अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे तो हमने बनवाया ना, अब दोबारा थोड़ा ना रख देंगे हम अपने मैनिफेस्टो में कि हम राम मंदिर। अरे 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी ना। मतलब यही होता है कि नेहा हम वो जी, काम 2 कर करोड़ चुके नौकरियां हैं। कहाँ हैं? इसका मतलब आपने वो काम 15 नहीं लाख खातों में किया। आने थे, वो नहीं आए आज तक। आप 10 साल से वहाँ क्या ममता दीदी आटा 2 बेच करोड़ रही थी, नौकरियां, 15 लाख खाते में, युवा बेरोजगार। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप प्लीज थोड़ा सा कर्टेसी दिखाइए, मत बोलिए। आप जवाब दीजिएगा, मैं मना थोड़ा ना कर रही हूँ। आप मुझे बताइए मैनिफेस्टो में कोई चीज। सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए सुमित जी, एक बार सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए आपके घोषणा पत्र पर जवाब देंगे, सुन लीजिए एक बार। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टो में लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी ना कि इन्होंने पहले नौकरियां नहीं दी। यही तो प्रॉब्लम है कि जनता आपसे पूछ रही है कि आपने नौकरियां क्यों नहीं दी। आप थोड़ा सा चेक करिए, आपके झूठे वादे हुए थे 2 करोड़, ये 2 करोड़ नहीं 5 लाख की बात है और आगे देंगे के लोगों को। दूसरा मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम लड़कियों की कुछ बच्चियों की योजनाएं लाएंगे और सामान्य लोगों के परिवार को 500 रुपए महीना, विधवाओं की पेंशन 1000 करेंगे। अरे भाई, आपने पहले ये सब कुछ क्यों नहीं किया? 10 साल से हो गई, आप कोई अभी नए पैदा हुए हो
काल में ममता दीदी 10 साल से हैं, 10 साल में आपको केंद्र सरकार ने क्या रोक रखा था या आपके हाथ बांध रखे थे ममता दीदी के, उन्होंने ये नहीं किया। तीसरी मैं ये बात कहूंगी जो सबसे अहम है कि वहां पर जो घूसखोरी है, जो बदमाशी है और जो ये क्या कटमनी है, इसके ऊपर भाजपा ने क्लियर स्टैंड ले रखा है कि जब तक वो बंद नहीं करवाएंगे ममता एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे, वरना आवाज नहीं आ पाएगी आपकी। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक एक करके बोलिए तभी सब सुन पाएंगे, वरना आपकी आवाज नहीं आएगी। सुमित मेहरोत्रा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, और सवाल ये है कि जो 5 लाख नौकरियों वाला जो ये वादा किया गया है जो घोषणा पत्र में, ये कैसे बीजेपी की तर्ज पे क्या, कि कैसे, क्योंकि बिहार में भी किया गया था बीजेपी की तरफ, वहां पर तो गठबंधन की सरकार बन गई, अब तक तो वो हो नहीं पाया है। बिहार जहां ये लोग वादे करते हैं पूरे नहीं होते, जनता देख चुकी है। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, आज बेहाल है, चाहे बेहाल है। नेहा जी मानिए, कहीं कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। घोषणा पत्र में राम मंदिर से नौकरियां नहीं मिलती हैं। नौकरियां, आपके वादे कौन सा पूरे हुए हैं टीएमसी के? मैं ये कह रही हूँ नौकरियां, रोजगार, युवा है बेरोजगार। कितनी नौकरियां दी हैं? आंकड़े पेश कीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े बताइए। जो भगोड़े आने कितनी नौकरियां मिली हैं? आपके टीएमसी के आंकड़े नहीं चाहिए, एनसीआरबी के नेहा जी मेरा सवाल सुनिए, नेहा जी मेरा सवाल सुनिए, आपको टीएमसी का घोषणा पत्र कैसा लगा? कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, घोषणा पत्र में तो बहुत अच्छे ऐलान किए गए हैं, लेकिन अगर ऐसी चीजें धरातल पर पहले की जाती तो मुझे लगता है कि जनता उनको वैसे भी नहीं नकारती। लेकिन अब थोड़े दिन ही रह गए हैं, हमारा तो यही नारा है कि 2 मई ममता दीदी गई, तो ये जो नारा तो उनका भी है, नारा तो नेहा जी, नारा तो उनका भी है, खेला हो गए वो तो अब जनता समझ चुकी है। नेहा जी नारा तो उनका भी है, नारा तो उनका भी है कि खेला हो गए, नारा तो उनका भी है, खेला हो गए। अब खेला बीजेपी का होगा कि टीएमसी का होगा, ये 2 मई को पता चलेगा। ये तो जनता तय करेगी नेहा जी, आप तय नहीं कर रही हैं। हाँ तो बिल्कुल, मैंने तो यही कहा है कि हम कह रहे हैं, अब जनता का जो फैसला होगा वो तो हमें स्वीकार होगा, लेकिन हमने जो है जनता का सर्वे किया है, इसलिए हमको अच्छी तरह पता है कि जनता ने हमें ही वोट देना है। जनता ने बंगाल में अब कमल ही खिलाना है, ये तय हो चुका है। घोषणा पत्र अच्छा लगा नेहा जी, घोषणा पत्र अच्छा लगा कि नहीं? जिन्होंने घोटाले करे उनको अपने साथ में लेकर के आएंगे। 1 मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, ठीक है? मिथुन चक्रवर्ती। नेहा जी मेरा सवाल यह है, घोषणा पत्र टीएमसी का अच्छा लगा कि नहीं लगा? काजल जी, मैंने आपको यही तो कहा कि घोषणा पत्र में ऐसा क्या कुछ नया देते तो समझ भी आती। वही पुराना वाला इनका घोषणा पत्र देख लीजिए, वही ये वाला है। तो इन्होंने 10 साल में कुछ किया ही नहीं ना, इसीलिए तो राशन है, रोजगार है किसान। और इन्होंने, आप बताइए, बंगाल में 15 शक्तिपीठ है और 16 शक्तिपीठ जो है हमारे बांग्लादेश में पड़ते हैं। आप कोई ऐसा कॉरिडोर नहीं बनवा सकती थी यहाँ से वहां तक कि लोगों को एक अच्छा सा, मतलब एक टूरिज्म होता, एक ऐसा पर्यटक वहां था जो भगवान में आस्था रखते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा टूरिज्म वहां हो सकता था। लेकिन इन लोगों ने, चलिए अन्य पार्टियों को तो अच्छा लगेगा ही नहीं, अन्य पार्टियों को, ठीक है अन्य पार्टियों को घोषणा पत्र कभी भी किसी पार्टी का अच्छा नहीं लगता है। सुमित मेहरोत्रा जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा। ये लोक लुभाव ने वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि ये सब कुछ पुराना है, नया क्या है घोषणा पत्र में? अब पिछली बार भी हम लोगों ने घोषणा पत्र लेकर के आए थे, उससे अच्छा ही घोषणा पत्र है। ये कोई घोषणा पत्र वो नहीं है फेंकू कि आज जनता के लिए काम ना हो। इसमें काम की बातें हैं, जनता के हित की बातें हैं। जितने भी टॉपिक हैं इसमें सारे टॉपिक पूरे होंगे जनता के इन 5 सालों के अंदर। नेहा जी जवाब, चाहे वो नौकरी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, क्योंकि एमएसएमई की यूनिट लगवाएंगे। आपने 10 साल में एमएसएमई की कितनी यूनिट लगाई है, पहले तो ये बताइए। शारदा चिटफंड जो घोटाला है और अपना रोज वैली चिटफंड घोटाला, इसकी जांच बंद क्यों किया हुआ है? क्यों बंद करवा रखा है अपना ममता बनर्जी? वहां पर संपूर्ण रूप से जांच क्यों नहीं होने देती? क्यों अड़चने पैदा करती हैं इस जांच में? डरती है ना कि जब ये खुल के बाहर आएगा तो उनकी बदनामी होगी और उनको जेल भी हो सकती है। और यही रीजन है कि हमारे मैनिफेस्टो में हम जब भी निकालेंगे, हम इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि शारदा चिटफंड घोटाला
और ये जो रोज वैली घोटाला है, इसको हम सबसे पहले ऊपर लाके इसकी सीबीआई जांच होगी और बहुत जल्द से जल्द इसे खत्म करेंगे। नेहा जी, लेकिन दूसरा, सवाल ये है, सवाल सुनिए, ठीक है, कि जो लोग हैं ठीक है, उनको नागरिकता भी दी जाएगी सीएए के तहत, जो इन्होंने कभी नहीं की। इन्होंने मधुआ समाज को तो ऐसे समझ रखा था जैसे कि ये वो फालतू लोग हैं वहां पर बंगाल में। आज आपको मधुआ समाज से बड़ा प्रेम हो गया कि ममता दीदी वहां भी जा रही है, घंटियां भी बजा रही है, चंडी पाठ भी कर रही है। पहले क्यों नहीं ये सब कुछ याद तो वो तो बीजेपी वाले भी कर लेते हैं, वो तो बीजेपी वाले भी कर लेते हैं, वो तो बीजेपी वाले भी कर लेते हैं। नेहा जी जो आप बोल रही है टीएमसी के लिए, वो तो बीजेपी वाले भी कर लेते हैं। जय श्री राम के नारे तो योगी जी वहां पर जाते हैं, वो भी लगा लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? स्मृति ईरानी जाती है, वो भी लगा लेती हैं। अरे नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि ये नारे तो इनको नफरत थी ना जय श्री राम से, हमें थोड़ा। हम तो बोलते हैं कि जय श्री राम भी, माता जय माता दी भी, हम तो सब कुछ ही बोलते हैं। इनको ममता दीदी को सिर्फ जय श्री राम अगर उनको नेहा जी अगर उनको ये नारे लगाने से जय श्री राम नेहा जी अगर उनको ये नारे लगाने से हिंदू वोट मिलते हैं तो दिक्कत क्या है? उनको पता है कि हिंदू वोट इसी तरीके से लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये बीजेपी की रणनीति रही है, बीजेपी की रणनीति रही है। अब उसी पे चल रहे हैं, वोटों के लिए कुछ भी हो जाता है राजनीति में। तो अब बीजेपी की नीति को अपना रहे हैं ना, इसका मतलब समझ आ गई कि बीजेपी की नीति अच्छी है। तो भाई पहले काम कर लेते हैं ना। हमारी नकल उतारने से अच्छा अगर बंगाल की जनता को आपने काम करके दिखाया तो बंगाल की जनता नकारती नहीं। असल में उनको समझ आ गया कि हमको वोट नहीं मिलने, इसीलिए वो मंदिर मंदिर घूम रही हैं, घंटियां बजा रही हैं, दुर्गा पाठ कर रही हैं, काली पाठ स्ट्रोक कर रही हैं। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, टीएमसी का स्टैंड कहाँ है? ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, टीएमसी का स्टैंड कहाँ है और क्या है? काजल जी आज आप देश के हालात देख रहे हैं। टीएमसी पार्टी चाहे कोई सी चीज हो, हर एक चीज के ऊपर विरोध करती है जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। जो इन्होंने काले कानून लेकर के आई है, ममता दीदी ने उसका कड़ा विरोध करा है। चाहे आज किसानों की बात करें, चाहे आज महंगाई के ऊपर बात करें, ये लोग कोई बात नहीं सुनते हैं ना करते हैं। इनको तो केवल एक यही है, बढ़ाते चले जाओ, गैस के ऊपर दाम बढ़ा दो, पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़ा दो। जनता तो पागल है, जय श्री राम का नारा बोलेंगे, हिंदू तो हमारा भाई पागल है, हमें वोट फिर दे देगा। पर अब जनता जाग चुकी है। आपको क्यों जरूरत पड़ी अब जय श्री राम के नारे की? मुझे ये बताओ ना, अगर आपने इतना अच्छा काम किया, आपको उसकी वोट की आपको जरूरत क्योंकि उनको लग रहा है कि हिंदू वोटर खिसक सकते हैं। राम का नाम आप लोगों ने खरीदा हुआ नहीं है ना। राम जी केवल एक भारतीय जनता पार्टी के, वो तो हम कहते हैं, सभी लोग। लेकिन यही ममता दीदी थी ना, जय श्री राम करने वालों को जेल उन्होंने ही कराई है, हमने थोड़ा ना कराई है। अरे भाई आप ही जेल कराएं और आप ही आज राम राम करें, ये तो वो वाली बात होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखना ममता। नेहा जी उनका जवाब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, वो कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए नेहा जी, उनको सुन लीजिए, वो भी बोल रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी का ही पक्ष रख रहे हैं। सरकारी प्रोग्राम में, सरकारी प्रोग्रामों के अंदर आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। केवल माननीय ममता दीदी जब स्टेज पे जाती है तभी जय श्री राम का नारा लगता है, माननीय मोदी जी जब जाते हैं तो नहीं लगता है। ऐसा क्यों? पक्षपात क्यों करते हैं? आप लोग लगाइए, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, काजल जी भी हिंदू है, सब लोगों को जय श्री राम बोलने का अधिकार है। सब नहीं, लेकिन ममता दीदी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है इस चीज का, सुमित मेहरोत्रा जी, लेकिन ममता दीदी को इस चीज का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जय श्री राम बोलेगा तो मैं उसको जेल नहीं कराऊंगी। आप इस बात को भी मानिए ना कि ममता दीदी ने जय श्री राम करने वाले को जेल क्यों कराई, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर एक लड़की ने उनका मीम बनाया था। ठीक है, घोषणा पत्र पर वापस आ जाइए, घोषणा पत्र पर वापस आ जाइए, समय की भी कमी है। ठीक है, घोषणा पत्र पर वापस आ जाइए। नेहा जी घोषणा पत्र पर वापस आ जाइए। और मेरा लास्ट सवाल भी आपसे यही होगा कि टीएमसी के घोषणा पत्र में रोजगार है, राहत है, राशन है, किसानों के लिए भी है, सब कुछ तो है, फिर दिक्कत क्या है? सब कुछ तो दिया है, सब कुछ इन्होंने दिया ही नहीं ना। किसानों को अगर किसान सम्मान निधि दी होती तो इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम ये देंगे। यहाँ वहाँ के कौन से किसान हैं जो धरने पे बैठे हैं, बताएं पहले मुझे। वहाँ के किसान तो साफ कहते हैं कि हमको इससे लेना नहीं है, ये अच्छे कानून है, किसानों के हित के लिए, ये उनको भड़काते हैं, वो फिर भी नहीं भड़कते। तो मैं ये कहूंगी, आपने किसानों के लिए जो लिखा, पहले आप उनको किसान सम्मान निधि केंद्र की तरफ से जो दी जा रही है वही दे दीजिए, वही आप दीजिएगा, किसने रोका है? आपके पास तो पूरा डाटा है, आधार कार्ड आपके पास, एक एक करके बोलिए, आवाज नहीं आ पाएगी, कोई नहीं सुन पाएगा, एक एक करके बोलिए। किसानों के ऊपर आपको राजनीति करनी है, करना नहीं है, उनका दुख और दर्द आपको समझ में नहीं आता है। केंद्र सरकार ने इनको क्या मना कर, किसान आपको
भगाएगा 5 राज्यों से। सरकार ने इनके हाथ बांध रखे थे, इनको बोला ना आपने क्यों रोजगार नहीं दिए। आप मुझे गिनती बताइए ना, एनसीआरबी का आंकड़ा दीजिए कि आपने वहां कितने रोजगार दिए। तो आप तो ऐसे है कि आपने 10 साल सिर्फ वहां कटमनी चलाया है, शारदा चिटफंड घोटाला किया है, रोज वैली चिटफंड घोटाला किया है, लोगों को हत्याएं करवाई हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मरवाया है, कटमनी रखा है। इन सारी वजहों से आपकी हार का कारण ये ही है कि आपने कोई काम नहीं किया जनता के लिए। आप सिर्फ आज चाहे जय श्री राम बोल ले, चाहे कुछ भी कर ले, जनता को समझ आ चुकी है कि ये अनुसार वाली हिंदूवादी नेता है जो चुनावी टाइम पर हिंदू भी बन जाते हैं, मुस्लिम भी बन जाते हैं, ईसाई भी बन जाए। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, आपका लास्ट रिएक्शन आपका भी होगा। ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी से हम पॉलिटिकली फाइट करेंगे, क्या मतलब है इसका? फाइट तो ऑलरेडी चल रही है ना। जिस तरीके से पॉलिटिकल फाइट होगी है कि हम भाजपा के और कार्यकर्ताओं को मरवाएंगे, खेलना चाहते हैं, कहना है पॉलिटिकल फाइट। खेला होबे, वो बार खेला होबे की बात जो करती है, वो खेला होबे यही है कि और भाजपा के कार्यकर्ताओं को उन्होंने अभी मरवाना है शायद। नहीं, आप देखिए, माननीय ममता दीदी के ऊपर आप लोगों ने हमला करके और दिखा दिया है कि हमने हमला करके, तो आप प्रूफ तो दीजिए। आपसे बार-बार सुमित मेहरोत्रा जी, ये टीएमसी की तरफ से बार-बार कहा जाता है हमले के लिए। सुमित मेहरोत्रा जी बार-बार टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी ने हमला कराया, जांच हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है, कोई हमला नहीं हुआ है, सबको पता है यह हादसा है, हमला नहीं है। अगर रिपोर्ट में साफ हो चुका है, एक मिनट, अगर रिपोर्ट में साफ हो चुका है तो फिर आपके कहने से क्या होगा? बोलिए। काजल जी, हमला तो हुआ है ना, हमला तो करना चाहते हैं बस, हमला तो हुआ है ना। गाड़ी अगर गाड़ी हमला नहीं हुआ, हादसा भी आपकी खुद की गलती से हुआ है। आप दिखा दी गलती से, एक्सीडेंटल को कहेंगे, जो कि खुद की गलती से ममता की हुआ है, और उनके ड्राइवर और उनके जो बॉडीगार्ड से उनकी गलती से। इसका नाम आप, इसका ठीकरा भाजपा पे कैसे फोड़ सकते हैं बताइए? हुई है, पर ये लोग अपने मंसूबे फैलाने में ना इतने माहिर हैं। आप लोगों का तो वो वाला नाम होना चाहिए, मुंह में राम बगल में छुरी। सुमित मेहरोत्रा जी, अब आप हमले की बातें फिर से उठाते तो बीजेपी वाले फिर से वही बात बोलेंगे कि सिंपैथी गेन करने के लिए ममता बनर्जी ने पट्टी बांध ली है। फिर उनका वही वाला जवाब आपके सामने आएगा तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं तो आज ये बताइए, जब इनके जेपी नड्डा जी गए थे, उनके ऊपर हमला हुआ था, तो इन लोगों ने आरोप लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि टीएमसी के गुंडों ने हमला करा है। तो क्या अब हम कहें कि इन्होंने अपना साहब क्या पट्टी बांध के बैठ गए थे, वो पैर तोड़ के अपना बैठ गए थे? अरे भाई, आपकी गलती से अगर कोई हादसा हुआ है तो आप प्रूफ तो करो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने करा है, जेल में करो। मना किसने किया आपको? लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, जेल में करो उन बंदों को, प्रूफ तो नेहा जी, वैसे दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेहा जी, वैसे एक बात बताऊं, दोनों पार्टियों की रणनीति में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आता है। वहां बीजेपी वाले आरोप लगा देते हैं कि जेपी नड्डा पर हमला टीएमसी वालों ने कराया, अब यहाँ टीएमसी वाले आरोप लगा देते हैं कि बीजेपी वालों ने हमला कराया ममता बनर्जी पर। बहुत ज्यादा डिफरेंस वैसे रणनीति में दोनों पार्टियों की दिख नहीं रहा है। प्रूफ करे ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि एक तो खुद की टांग पे चोट लगा के बैठी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि अब मैं हार रही हूँ, और हारने का ठीकरा वो अपनी टांग पे फोड़ेंगी कि मेरी टांग खराब थी, मैं जगह जगह जाके चुनाव नहीं करा सकी, और ये टांग खराब करी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, जबकि उनको अच्छी तरह पता है कि ये एक्सीडेंट ना जो खुद की गलती से हुआ है, उनके पैर में चोट लगी है। अब लगी है ना लगी ये भी हमें नहीं पता, तो अगर लगी है तो मेरी उनकी, मैं तो ये कहूंगी गेट वेल सून दीदी, बहुत जल्दी आप ठीक होके आए और भाग के चुनाव का प्रचार करें। लेकिन इसका आपको पता है कि आप हार रहे हैं, इसलिए उसका ठीकरा आप अपनी टांग पे मत फोड़िए। आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए, सांसदों को चुनाव लड़ा रहे हैं, आप सांसदों को उतार रहे हैं कि आप लड़िए। अरे हमारी मर्जी, हम किसी को भी चुनाव लड़ाए, आप भी लड़ा लीजिए, आपके क्या हाथ बांध रखे हैं भाजपा ने? पहले अपना घर देखिए, अपना किला बचाइए, उसके बाद टीएमसी में झांकिएगा। ये मेरा 2 मई और ममता दीदी गई, कितनी और फूट होगी अभी तो आप ये देखिएगा। आप कहां पे हैं? सुमित मेहरोत्रा जी, फूट की कमी तो टीएमसी में भी नहीं है ना। टीएमसी में भी कहाँ है? अभी अभिषेक बनर्जी के करीबी पर एक और ईडी की जांच पहुंच गई है, तो वहां ना फूट की कमी है और भ्रष्टाचार, और नहीं लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी बार बार निकल कर आ जाते हैं। एजेंसियां सब लगी रहेंगी। नहीं,
एजेंसियां तो तभी जाती है ना, एजेंसियां तो तभी जाती है जब वहां से कोई ना कोई आरोप निकलता है। एजेंसियां तो तभी जाएंगी ना, पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर एजेंसियां चुनाव होता है ना जहाँ आग लगती है। आप लोगों ने काम जो है जनता को खराब करा, वहाँ कटमणी रख के लोगों के जीने से मरने तक कटमणी रखा हुआ था। शारदा चिट फंड घोटाला किया, रोज वैली घोटाला किया, और आपके कार्यकर्ताओं ने वहां पर जो गुंडागर्दी मचा रखी है। लोग जो है जनता, आम जनता डरती है आपके टीएमसी के नेताओं से, टीएमसी के गुंडों से। तो यही रीजन है कि आप लोगों को टाटा बाय बाय हो रही है और वहां पर कमल खिलेगा, ये तय है। नेहा जी, थोड़ा सा विकास के ऊपर भी तो बात करिए। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 850 रुपए गैस के दाम हो गए हैं। कहाँ गई? बिल्कुल इसी पे भी मैं बात करूंगी। 10 साल में आपने कितनी नौकरियां दी? आप मुझे बताओ, 10 साल में ममता दीदी ने कितनी नौकरियां दी? ठीक है, कितनी इंडस्ट्रीज वहां पर लगी है? सारी इंडस्ट्रीज बाहर भाग गई। ठीक है। घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीएमसी का घोषणा पत्र आया, लेकिन बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लुभावने वादे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बावजूद इसके अन्य पार्टी का घोषणा पत्र पसंद ही नहीं आता है। बड़ी खबर दूसरी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधियों के साथ में कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर मीटिंग की है, और पीएम मोदी ने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि एक बार फिर से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल जैसे राज्यों में बढ़ रहे मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि दुनिया में कई कोरोना प्रभावित ऐसे देश हैं जहां कोरोना की कई लहर सामने आ चुकी है। हमारे यहां भी कुछ राज्यों में अचानक से केस बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे देशों में पॉजिटिव रेट काफी बढ़ा हुआ है। अगर कोरोना की इस वेव को यहीं पर नहीं रोका गया तो देशव्यापी असर देखने को मिल सकता है। जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है, भय का माहौल नहीं बनाना है। हमें जनता की परेशानी से मुक्ति दिलानी है और पुराने अनुभवों को फिर से इस्तेमाल में लाना है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को फिर से गंभीरता से लाना होगा। टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या 70% से ऊपर लानी होगी। केरल, यूपी, छत्तीसगढ़ में रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो गांव में मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं और फिर कोरोना को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि देश में बीते कुछ दिनों से लगातार हर रोज 20,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पंजाब और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां पर ताज़ा मामलों के तकरीबन 75% केस हैं, और यही कारण है कि पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली। हालांकि इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा, और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर। अब तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुंबई के एंटीलिया केस में हर रोज नया मोड़ आता जा रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह का आज तबादला कर दिया है। उनकी जगह महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हेमंत नगराले सिंह को कमिश्नर नियुक्त किया गया है। परमबीर सिंह उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने वाले मामले में लगातार जांच कर रहे थे, आलोचनाओं का सामना भी कर रहे थे। मुंबई पुलिस के कमिश्नर बनाए जाने पर
हेमंत ने कहा कि हम नागरिकों के सहयोग से अच्छा काम करेंगे। मुंबई पुलिस कठिन दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ दिनों में मुंबई पुलिस की छवि धूमिल हुई है। कोई भी केस है, चाहे जिसकी भी जांच कोई भी एजेंसी कर रही है, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। ये सही नहीं होगा और जो भी जांच चल रही है वो उस एजेंसी के पास ही रहेगी। जल्द से जल्द हर मामले का निपटारा बड़ी ईमानदारी के साथ किया जाएगा। बड़ी खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।